Hi, this is Subhashish Haldar and you are watching Investor Side। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है टॉप 17 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मोस्ट करेक्टेड इन दिस करेक्शन। जो लास्ट 2 दिन पहले जो ब्लैक फ्राइडे आया उसमें निफ्टी तो 3% ही सिर्फ डाउन हुआ, बट बहुत सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं जो ऑलमोस्ट 7 to 8% तक नीचे गिर गए। और लास्ट 10 दिन 7 से 8 डेज से जो करेक्शन मार्केट में चल रही है उसमें निफ्टी ऑलमोस्ट 9% गिरा है। बट जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक हैं वो बहुत सारे स्टॉक जो 15%, 20%, इवन 25% अप टू 31% जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है 17 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक के, उसमें से मोस्ट करेक्टेड जो है उसमें सबसे ज्यादा है 31% करेक्शन आई हुई है। इसको 31% करेक्शन या क्रैश भी बोल सकते हैं एक तरफ से आप बोले देखेंगे तो, क्योंकि मार्केट काफी दिनों से ऐसी सिचुएशन थी कि सिर्फ जो भी मार्केट में आ रहे हैं कोई भी प्राइस पे परचेज कर रहा है मार्केट उसके ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब वो मार्केट अब नहीं रहा। अब आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, स्टॉक सिलेक्शन विथ रिसर्च करना पड़ेगा। अब कोई भी स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं और हर एक साल आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आती है। अब अगर पहले से मार्केट में है तो आप देखेंगे कि हर एक साल कुछ ना कुछ रीजन से इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है, मार्केट डाउन होता है एंड आपको उसमें अपने जो फेवरेट स्टॉक जिसको आप हमेशा परचेज करना चाहते थे उसको खरीदने का एक मौका मिल जाता है। जो भी इस अपॉर्चुनिटी का अपने पास यूज करते हैं वो आगे जाकर इसका काफी ज्यादा फायदा उठाते हैं, आपका अपनी रिटर्न को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं उठा पाते वो बाद में फिर देखते हैं एंड ऊंचे प्राइस में परचेज करते हैं, उनका रिटर्न उतना नहीं बन पाता है। आज जो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यह कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और तथा अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स सारे को ये शेयर भी करें, उनका भी नॉलेज गेन करवाएं एंड उनको हेल्प करें स्टॉक मार्केट में, उनको रुचि बढ़ाएं और साथ में लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, अगर हम इस वीडियो को आगे बढ़ते हुए जो पहला स्टॉक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मैं, वो है पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड लिमिटेड। एसबीआई कार्ड जैसे कि आप नाम से ही जानते हैं ये एसबीआई ग्रुप की कंपनी है। ये एक इसकी जो पेरेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी एक आर्म है, ये सब्सिडरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब सब्सिडरी एसबीआई कार्ड है उसका हम करेक्शन अगर देखते हैं तो रिसेंट जो हाई उसने बनाया वहां से 20% की करेक्शन आई है और इस पर 89% एनालिस्ट, स्टॉक के जो एनालिस्ट होते हैं उनका मानना यह है कि इस स्टॉक में आपको लॉन्गर टर्म में जाकर रिटर्न ही मिलेगा। अब इसका फाइनेंशियल की ओर आते हैं तो इसका पैट में आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो लास्ट ईयर में थी और जो इस ईयर है उसमें 67% ईयर ऑन ईयर का जंप है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो कंपनी ने जो बना कर रखा है वो है 25%, रिसीवेबल में 12% की जंप है। अब देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनी के जब रिसीवेबल बढ़ जाते हैं तो उनको लॉस उनको माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन कार्ड्स में ऐसा है कि अगर आपका रिसीवेबल अगर बढ़ जाएगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे, आप प्रॉफिट कमा पाएंगे, क्योंकि जब आपका रिसीवेबल यहाँ पर 50 डेज का एक कट ऑफ टाइम होता है जिसपे आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप 50 डेज तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको इवन 2%, 2.5% डिपेंड अपॉन द कंपनी आपको मंथली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं क्या इंटरेस्ट, यहीं पर मेन कमाई होती है कार्ड कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनीज की। अगर एनपीए की ओर देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए जो है 3.36% है एंड नेट एनपीए है लेस देन 0.91%। ये कंट्रोल्ड है अभी तक। तो
हम इसके कार्ड में जो नंबर ऑफ कार्ड है उस पे उसकी ग्रोथ पे बात करते हैं, तो 14% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स में आई है, 47% ईयर ऑन ईयर इन स्पेंड्स में आई है, एंड 12% रिसीवेबल में आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मार्केट शेयर किस तरह से है एसबीआई कार्ड का, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का। FY19 में जो इसका जो 17.6% मार्केट शेयर था कार्ड में, जो इंप्रूव हो गया FY20 में 18.3% आ गया, FY21 में 19.1% आ गया, एंड FY20 में फिर से गेन होकर ये शेयर जो हो गया 19.4%। नंबर 1 पे अब भी SDFC कार्ड है, बट मार्केट में लिस्ट सिर्फ SBI कार्ड ही एक्सक्लूसिव कार्ड की कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट है। सेकंड, स्पेंड्स पे हम बात करते हैं अगर, तो जो ओवरऑल जो स्पेंड्स होते हैं उसका 17.1% जो शेयर है वो SBI कार्ड का है, जो FY19 में था। FY20 में 17.9% इंक्रीज हो गया, FY21 में 19.4%, एंड FY20 में लाइटर डाउन हुई है, बट इसको इंप्रूव भी किया जा सकता है, अभी 19% है, कोई खराब नहीं बोल सकते, इतना अप डाउन हो सकती है। ट्रांजैक्शंस, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं क्रेडिट कार्ड पे, उस पे मार्केट शेयर 15.8% FY19 में, FY20 में 17.7%, FY21 में 19.7%, एंड FY22 में 20% ट्रांजैक्शन SBI कार्ड से किए जाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि SBI कार्ड का डाइवर्सिफिकेशन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल कैसा है। ऑक्यूपेशन वाइज हम देखते हैं तो मैक्सिमम 80% सैलरीड क्लास को SBI कार्ड के पास SBI कार्ड है, और 20% सेल्फ एम्प्लॉयड के पास है। अब देख सकते हैं ये रिटेल है, तो सैलरी जो है 80% वो 100% रिटेल है, तो इनको दिया गया है, तो ये सबसे सेफेस्ट कैटेगरी होती है एंटायर कैटेगरी में। अब हम बात करेंगे मतलब कौन सा डिपार्टमेंट में, कौन सा सेक्टर में सबसे ज्यादा दिया गया है, तो गवर्नमेंट एंड पीएसयू पर सबसे ज्यादा है 36%। नेक्स्ट इक्वल है कैटेगरी ए क्लास के पास 36% अगेन, एंड 28% है कैटेगरी बी के पास। अब हम एज प्रोफाइल में बात करेंगे 41%, सबसे ज्यादा अंडर 30, देन 43%, देन 16%। सिटी टायर में सबसे ज्यादा है आपका टायर 1 पे है, देन टायर 2, देन टायर 3, देन अदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी को समझने के लिए, उस पर बात करते हैं। कंपनी की जो मार्केट कैप है 90,000 है, स्टॉक की पीवी 87.1% है, मीडियन पी की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 95 या 102 के आसपास है, बट इसकी अभी जो पी है 87.1% है, तो फिर ये समझ सकते हैं कि ये अभी अंडर वैल्यूड तो नहीं बोलेंगे, बट आपको जो मीडियन पीई पे हमेशा अवेलेबल होता है उससे काफी नीचे पीई पर अभी ये अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में करेक्शन आई हुई है, ये भी ऑलमोस्ट 20% की इसमें भी डाउन आई है इसके प्राइस में, जिसलिए अब देख सकते हैं करंट प्राइस 956 है, हाई सबसे ज्यादा ऊपर जो बनाया 1165 का है, और 52 लो जो 792 अभी अवेलेबल है आपको 956 में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हेल्दी है 10%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% है, सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स के जो कंपाउंड हुई है काफी अच्छी है 31.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 इयर्स की आप देखेंगे जो कंपाउंड हुई है 24.7%, एंड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स की जो कंपाउंड हुई है 21.4%, काफी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स की जो है 17.9% है, 5 इयर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 28% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स की 23.4% है, रिटर्न 19.6% का दिया हुआ है इन्होंने अभी तक।
तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग है जिस भी कंपनी का, तो आप इस पे रिटर्न की गुंजाइश भी उतनी ही अच्छी मान सकते हैं टाइम वाइज। और ऊपर से अभी जो परचेज करेंगे वो काफी अच्छा टाइम पे परचेज करेंगे जब आपको डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स अवेलेबल है। एसबीआई कार्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये डिजिटल कंपनी है। इसका बिजनेस जो है डिजिटल के थ्रू इनका रेवेन्यू जनरेट होती है। और आज के डेट में पहला चीज ये है कि लोगों को धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का समझ में आ रहा है, लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड अभी भी इनका जो मार्केट शेयर 19% है, उसमें से हम अगर देखते हैं इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। लोग धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड का यूज करना सीख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि लोग क्रेडिट कार्ड यूज अगर सही तरीके से करें, क्रेडिट कार्ड अच्छे हैं, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं और उसी का कंपनी फायदा उठाती है। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोग 50 डेज तक कंपनी का जो बैंक का आप पैसा को यूज कर सकते हैं और खुद का पैसा के ऊपर रिटर्न इंटरेस्ट कमा सकते हैं 50 डेज का। तो ये है क्रेडिट कार्ड का इंपॉर्टेंस, मेन इंपॉर्टेंस। कभी कभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कुछ परचेज करना हो जाता है, बट आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, बट सैलरी नेक्स्ट टाइम आ जाएगी आपकी या इनकम आ जाएगी, तब आप उसको पे कर दे। अगर टाइमली पे करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंस है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एसबीआई जो कार्ड है, इसका जो बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है वो माइंड ब्लोइंग है। ये अपने बैंक का ब्रांच, जो लार्जेस्ट बैंक ब्रांच है, उसके थ्रू तो बिजनेस करते ही हैं, साथ में ये अपने आउटसोर्सिंग के थ्रू हर एक जगह, आप हर एक जगह पे देखेंगे, चाहे रेलवेज में हो गए, उसके बाद एयरपोर्ट्स में हो गया, शॉपिंग मॉल्स में हो गया, हर एक जगह एग्रेसिवली मार्केटिंग होती है इसकी। तो जैसे जैसे इसकी मार्केटिंग होगी, इसके मार्केट शेयर बढ़ेगा, लीडरशिप तो है ही अभी भी, मार्केट शेयर और भी इंप्रूव होगा। धीरे धीरे इसकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी, तो आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा शेयर प्राइस में। जो नेक्स्ट कंपनी आप लोगों के लेकर आया हूं वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, गोदरेज सीपी जो है काफी पुरानी कंपनी है। ये गोदरेज ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है एंड इसके जो है काफी ट्रस्टेड कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज ग्रुप ही पूरी ट्रस्टेड कंपनी, इंडिया के जो ट्रस्टेड ग्रुप्स में से एक में आते हैं ये। इसके करेक्शन का बात करूं तो हाईएस्ट जो लेवल है 22% से अभी जाकर 22% करेक्शन आई है, और 75% एनालिस्ट इस पर बुलिश हैं और ये विश्वास रखते हैं कि इस पर आगे जाकर आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, इसके शेयर प्राइस में गेन आएगी। अब इसके हम फाइनेंशियल की ओर देखते हैं तो कंप्लीटली जो कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ है इसका, मतलब सारे कंट्रीज को मिलाकर, तो फिर 9% की ये ग्रोथ दिया हुआ है। एंड इंडिया में जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% है। एंड अगर हम इसकी जो मेन दो पार्ट है उस पर अगर हम बात करें, एक तो है होम केयर और सेकंड है पर्सनल केयर। होम केयर पे जो ग्रोथ आई है वो 5% की आई है, बट पर्सनल केयर पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, डबल डिजिट ग्रोथ आई है, और 10% की आई है। इंडिया में काफी अच्छी ग्रोथ है, आप देख सकते हैं इंडिया में 10% की ग्रोथ है। एंड अफ्रीका में जो इसके बिजनेस सेगमेंट है, उसके अफ्रीका, यूएसए, मिडिल ईस्ट में 16% ग्रोथ है, बट इंडोनेशिया में काफी कम ग्रोथ है, जिस वजह से ही इसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो कम हो गई है, एवरेज अगर निकाला जाता है तो। इंडोनेशिया में -2% की आई हुई है, लैटिन अमेरिका में और साथ में 11%, हर एक जगह अच्छी आई हुई है। और ये उम्मीद रखते हैं कि आगे भी यही वॉल्यूम, डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम आएगी कंपनीज पे।
कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन जो है पहले से 1% डी ग्रोथ हुई है, ये ऑलमोस्ट 23% थी, अभी आ गई है 21.6%। ये सारे कंपनीज के साथ एप्लीकेबल हुआ है, क्योंकि जो पाम ऑयल के प्राइसेस में इंक्रीज में, जो उनके जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस में इंक्रीज हुए हैं, जिसके वजह से इवन एक्चुअल के बिजनेस, एक्चुअल के उसके बाद जितने भी एफएमसीजी कंपनी हैं उनके मार्जिन पे इफेक्ट आया हुआ है। तो गोदरेज कंज्यूमर पे भी ये इफेक्ट आया हुआ है, बट गोदरेज कंज्यूमर अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, इसके पास प्राइसिंग पावर है, जिस वजह से आपको ये अपना जो एक्सपेंसेस है, जो बढ़ा हुआ एक्सपेंसेस है, उसको पास ऑन करने में एलिजिबल हैं। तो आप कुछ समय के बाद आप ये देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एचयूएल ने एंड आईटीसी ने अपना प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया है, इन्होंने अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं की है, इंक्रीज नहीं किया है। आप देखेंगे कुछ समय के बाद इन्होंने ये भी पास ऑन कर देंगे। अब हम ज्योग्राफी वाइज इसके सेल्स डेटा देखते हैं। देखिए इंडिया में अच्छी ग्रोथ आई है 10% की, तो इंडोनेशिया में -2% की डिप आई है एक्चुअली ग्रोथ की वजह, जिस वजह से ये नीचे आकर 9% पे आ गई है। इंडोनेशिया में 2% की डिप आई है। अफ्रीका, यूएसए एंड मिडिल ईस्ट में 16% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। लैटिन अमेरिका एंड सार्क में 11% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है। नेट सेल्स पे एवरेज 9% की ग्रोथ आई है। गोदरेज कंज्यूमर का प्रोडक्ट आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि गोदरेज नंबर 1 किस किस शॉप है, एंड गुड नाइट है, हिट है, ये सारे जो कुछ कुछ प्रोडक्ट है मार्केट लीडर है, इसके सबसे ज्यादा यूजर है इंडिया में, तो आप इस पर भरोसा रख सकते हैं। अब इसके हम फाइनेंशियल को देखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट कैप 91,772 करोड़ की होती है, जो एक लार्ज कैप कंपनी है बोल सकते हैं। स्टॉक की भी 50.7 है, जहां पर आप इंडस्ट्री का पी से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 65 के आसपास है, जो इसके 50 पे है। और ऊपर से आप इसकी भी मीडियम पी से कंपेयर करेंगे तो वो भी उसमें भी ये कम है, क्योंकि ये 60 के आसपास ये भी आती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.1% है। सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स की अगर देखते हैं तो 5.54% है, मतलब काफी ज्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस इसके पास हैं, डाइवर्सिफाइड कंपनी है इन द टर्म्स ऑफ रीजन, एक्चुअली बहुत सारे जगह पर काम करती है। तो कहीं पर भी अगर डिप आ जाता है तो वो एवरेज में कमी हो जाती है, क्योंकि इंडिया में तो 19% की है। तो ओवरऑल देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ 5.5% कम भी नहीं है, 6% के आसपास की ग्रोथ है इसमें। बट फिर भी एक बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, जिस वजह से अगर हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर 10% के ऊपर की ग्रोथ दिखाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 इयर्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड हुई है 24.4% से। और सेल्स ग्रोथ जो 3 इयर्स में कंपाउंड हुई है 3.85, काफी नीचे है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स की बात करते हैं तो 5.84%, प्रॉफिट और 5 इयर्स की बात करते हैं 10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स की बात करेंगे 23.6% है। रिटर्न इस कंपनी ने 28.2%। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गोदरेज कंज्यूमर में एक लेटेस्ट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आई थी कि इनके जो लीडरशिप में चेंज, और जो लीडरशिप आया हुआ है एचयूएल से आया हुआ है, तो एक बहुत तभी मार्केट में इसकी ऑलमोस्ट 22-24% इसकी वैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट आई थी, मार्केट इसका शेयर प्राइस में इंप्रूवमेंट आ गई थी सेम डे, एक दिन पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जिसने एचयूएल को इतना दिन 10 सालों तक लीडरशिप किया, उसको एचयूएल को एक जगह पर पहुंचाया, अब वो गोदरेज पे अवेलेबल है। अब हम मैनेजमेंट भी बात कर सकते हैं कि एक अच्छे मैनेजमेंट के पास है ये बिजनेस, और ये बिजनेस में कल के डेट पे ग्रोथ आनी ही है, ग्रोथ आनी ही है। और ये मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, अपने प्रोडक्ट में,
तो इस टाइप की मोनोपोली बिजनेस पे आप इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो गोदरेज कंज्यूमर उसमें से एक है। आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में बिल्कुल रख सकते हैं, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है। अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड जो कंपनी है ये है आपको हिंदुजा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो कॉमर्शियल व्हीकल पे डील करती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज में से एक आती है ये। और अभी रिसेंटली जो ईवीज का ट्रेंड चला हुआ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी बनाई हुई है स्विच मोबिलिटी, उसी के थ्रू वो ईवी का बिजनेस करेगी। ये यूके बेस्ड इन्होंने बनाई हुई है। और इनके पास फिलहाल अभी बीएमटीसी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से 300 इलेक्ट्रिकल व्हीकल का प्री ऑर्डर भी है इन्होंने। और इनके पास ये काफी दिनों से आप एक चीज आप ये कर सकते हैं कि 2016 में ही इन्होंने एक अपना ई व्हीकल लॉन्च कर दिया था। अब वो फुल फ्लेज उतर रहे हैं। ये जो कंपनीज है, अगर कंपनी है अशोक लेलैंड, काफी पुरानी कंपनी है, काफी डाइवर्सिफाइड है अपने सेगमेंट में। ये शिप के लिए भी इक्विपमेंट बनाते हैं, ये जेनसेट्स बनाते हैं, ये आपको हैवी कॉमर्शियल व्हीकल तो बनाते ही हैं, साथ में ये आपको जो डिफेंस में व्हीकल लगते हैं वो भी बनाते हैं। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ये कंपनी काफी अच्छी है, बट इसने अभी तक रिटर्न काफी अच्छा नहीं दिया। आप अगर कंपेयर करेंगे कोविड से लेकर तो काफी अच्छा रिटर्न दिया, बट अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट 20-25 ईयर्स का तो उसने सिर्फ कंपाउंड किया 7% से, अपने सेल्स को भी बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं किया है एंड अपने रिटर्न को भी बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं किया है। बट अशोक लेलैंड अभी आपको रिटर्न देने का काफी दमखम रखता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सीवी साइकिल, अभी सीवी साइकिल स्टार्ट हुई है। जितनी भी ऑटो कंपनीज में सबसे बेहतर जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट शो किया है, पोस्ट किया है, उसमें अशोक लेलैंड एक है। अशोक लेलैंड पर सारे जो एनालिस्ट हैं, विदेशी ओवरसीज के एनालिस्ट हैं, उसमें से सबसे लोवेस्ट जो टारगेट रखा था वो था 135 का, उससे भी नीचे आ गई है क्योंकि मार्केट में करेक्शन आई है। सबको लगता है कि फिर से एक बार कोविड सभी को काफी हार्म पहुंचाएगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि यही डर के आगे जीत है। आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे जाके मुनाफा अच्छा देखेंगे। अभी क्या है, लोगों को डर लग रहा है कि कोविड बढ़ जाएगा, लेकिन आप सोचिए जब कोविड आया था, लास्ट 2 से 3 सालों से कोविड हमारे साथ है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, हमारे और सारे गवर्नमेंट कंपनीज उसके साथ काफी हैबिचुएटेड हो गए हैं। अभी के डेट में उनको मालूम है कैसे इनको कंट्रोल करना है। तो अगर ये जो वेरिएंट, नया वेरिएंट आया है, अगर फैलता भी है तो सारे कंपनीज मिलकर इसको फिर से कंट्रोल कर लेंगे, गवर्नमेंट मिलकर कंट्रोल कर लेंगे। है ये ना कि आप देखेंगे डेल्टा वेरिएंट भी आया था, ब्लैक फंगस आया था, रेड फंगस आया था, येलो फंगस आया था। क्या हुआ, अल्टीमेटली 2 से 4 दिनों में सब ठंडा हो गया। मार्केट को रीजन चाहिए था गिरने के लिए, मार्केट काफी ओवर वैल्यूड हो गई थी, मार्केट को रीजन मिल गया, अभी वो कूल ऑफ हो गया है। अभी आपको हर एक साल जो चांसेस देता है उसमें से एक है, आपको अभी मार्केट में एंट्री बिल्कुल करना चाहिए, प्राइस एवरेज बिल्कुल करना चाहिए। इसके फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे, इंडिकेटर्स को देखेंगे, मार्केट कैप 36,885 करोड़ है, मिड कैप कंपनी है, स्टॉक की पीई नेग्लिजिबल दिखाया जा रहा है। उसका ये रीजन है कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने लॉस पोस्ट किया था। लॉस पोस्ट कर देने से ये होता है कि इसकी ईपीएस काफी कम होती है, अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस कम हो जाती है, जिस वजह से आपको पी काफी हायर लेवल पे, जैसे जैसे इसकी सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी पी में कूल ऑफ होती जाएगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 5.62%, काफी अच्छी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी -2%। उसका रीजन ये है ना कि सेल्स ही अभी ऑटो कंपनीज के सारे, किसी की भी निकाल के देखेंगे किसी की भी अच्छी नहीं होगी,
तो उसमें भी एक अशोक लेलैंड है, बट अशोक लेलैंड अभी जो प्राइस पे अवेलेबल है, माउथ वाटरिंग प्राइस पे अवेलेबल है, आपको इस पे एंट्री बिल्कुल करना चाहिए। सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स में -1 पॉइंट, सब नेगेटिव पे देख रहे होंगे, हाँ, बट आरओई अब 14.9% 5 इयर्स में कंपाउंड हुई है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर में -13%, डी ग्रोथ हो गई है। अब देख सकते हैं हर एक जगह रिटर्न 36% आई है, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा डिप आ गई थी, उसके बाद से ये इम्प्रूव हो गई इस वजह से। अब करेक्शन आप देखेंगे अशोक लेलैंड पे 19% की करेक्शन आई है, एंड 68% एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस स्टॉक पे रिटर्न मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, वो है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के दो मेन सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है वायर एंड केबल का, सेकंड सेगमेंट है एफएमईजी का। अगर हम टॉप लाइन की बात करते हैं, रेवेन्यू इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, उसके टॉप लाइन में ये ग्रोथ जो आई है 48% ईयर ऑन ईयर एंड हाफ ईयरली 62% ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग एबिटा का बात करते हैं, ईयर ऑन ईयर डीप आई है -3%, बट कोविड की वजह से, बट क्यूएनयू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है 121% क्यूएनक्यू में। प्रॉफिटेबिलिटी में डिप आई है 9% की, बट क्यूएनक्यू में 166% की ग्रोथ आई है। तो अब सोच सकते हैं कि किस टाइप से रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया हुआ है। जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है, जो सेल्स में 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, अब कितने कंपनीज में आप देखेंगे कि इस टाइप की इंप्रूवमेंट आई है। पेट मार्जिन भी इंप्रूव हुई है, आप देख सकते हैं पेट मार्जिन एट 6.5% इंप्रूव बाय 241 बीपीएस अगेंस्ट प्रीवियस क्वार्टर, पेट डाउन 9%, ये क्यू पे हुई है। वायर्स एंड केबल्स की जो सेगमेंट है, इसके 3 सेगमेंट है ना, वायर्स एंड केबल। वायर्स एंड केबल्स के जो सेगमेंट है, अक्रॉस द कैटेगरी इसमें ग्रोथ आई हुई है। एक्चुअली वायर्स एंड केबल के सेगमेंट 46% ईयर ऑन की ग्रोथ आई हुई है, एंड एक्सपोर्ट बिजनेस में 12% की ग्रोथ आई हुई है। एंड अगर हम नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं, वो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड के सेगमेंट है, ईयर ऑन ईयर 41% की ग्रोथ आई हुई है। एबिट में 8% की ग्रोथ आई हुई है। अगर हम नेक्स्ट जो अदर सेगमेंट, इसमें लार्जली हम ईपीसी बिजनेस को लेते हैं इसके पास से, उसमें 37% की ग्रोथ आई हुई है। तो मतलब अक्रॉस द कैटेगरी जो सेगमेंट है, इसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसको हर एक करेक्शन पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, कुछ आगे हम फाइनेंशियल की का बात करेंगे। इस पे करेक्शन 15% की आई है, हाईएस्ट जो लेवल है उससे। 76% एनालिस्ट इस पे बुलिश है। एंड अब हम फाइनेंशियल पे बात करेंगे। मार्केट कैप 33,681 करोड़ है। स्टॉक की पी की हम बात करेंगे 41.3 है। इसके इंडस्ट्री पी अगर देखेंगे, आप हेवल्स को लेकर ले लीजिए, हेवल्स की ऑलमोस्ट 80 की पी है, ये आपको मिल रहा है 41 की पी पे। तो कल के यार इसकी ग्रोथ हेवल्स से काफी ज्यादा है, इसके बावजूद आपको अभी के टाइम पे मिल रही है। ये तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में तब ऐड किया था जब इसकी पी 12 थी, जब ये मार्केट पे मतलब इसकी आईपीओ आई थी, उस समय मैंने ऐड किया था। बट अभी भी इस पे गुंजाइश है, क्योंकि इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा है। करंट प्राइस 2255 है, हाईएस्ट इसे 26 डबल समथिंग के आसपास 2648 पे इसकी 52 वीक हाई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करेंगे 24.3%, हेल्दी। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स में 11%, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 इयर्स में 18%, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स में 9.65%, प्रॉफिट ग्रोथ क्या रोबस्ट है 34.4%, प्रॉफिट ग्रोथ 5 इयर्स में 36.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.6%, रिटर्न 135% लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दे दिया है इन्होंने। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.3%, रिटर्न ऑन एसेट्स 13.4%। देखिए इस टाइप की ग्रोथ वाली कंपनी आपको कम वैल्यूएशन में जनरली नहीं मिलती है।
ये भी कम वैल्यूएशन नहीं बोल सकते 41.3%। ये वैल्यूएशन तब कम थे जब कोविड में, जब ये आईपीओ लेकर आया था, बट अभी नहीं है। बट अगर हम कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री से तो ये कम है। इस पे भी और भी करेक्शन आ सकती है, बट आप इसको सिप पे लेंगे 3 बार में लेंगे। मेरा हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहा है, यही प्रिंसिपल रहा है कि आप कोई भी शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उसको कोई भी प्राइस पे, अगर माउथ वाटरिंग प्राइस पे है और 12-13 का प्राइस पे अवेलेबल है तो अलग चीज है, बट 12-13 पे जब नहीं है अवेलेबल तब इसको 3 टाइम, अभी आप अनसर्टेन नहीं जानते हैं कि कोविड किस हद तक जाएगा, तो आप जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं इस बास्केट पे उसको हर एक को 5% से ज्यादा जगह ना दें, क्योंकि आपके पास पहले से पोर्टफोलियो में ऐड होगा तो उस पर आप ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 5% से ज्यादा जगह ना दे कोई भी कंपनी को, और उसको 3 ट्रांच में अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ताकि अगर फर्दर भी कोई डिप आती है मार्केट में तो ये सारी कंपनी तो 10%, मिड कैप कंपनी 10-15% मार्केट में अगर 3% तो ये सारी 10-15% नीचे आ जाएगी, तब आप और आपके पास पैसा बचा रहे आप उस पर नीचे खरीद सके और उसकी प्राइस एवरेजिंग हो जाए आपकी। नेक्स्ट जो कंपनी में है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक लिमिटेड इंडिया की 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इस पे करेक्शन, काफी ज्यादा करेक्शन, रिजल्ट उन्होंने रोबस्ट पोस्ट किया और करेक्शन आ गई 27%। 85% एनालिस्ट मानते हैं कि इस स्टॉक में काफी ज्यादा दमखम है रिटर्न देने को, बुलिश है इस पे। इस बैंक का हम अगर बात करेंगे डिटेल्स में तो ब्रांचेस 4679 है, एम्प्लॉयज 86,500 है, एंड मार्केट शेयर बात करेंगे एसेट्स पे 5.1% है, डिपॉजिट 4.6% है, एडवांसेस 5.7% है। डिजिटल बैंकिंग की बात करेंगे यूपीआई पे 15% का मार्केट शेयर है, मोबाइल बैंकिंग पे 14% का मार्केट शेयर है, सीआईएफ पे 11% का मार्केट शेयर है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो उछाल आया है वो 3.39% का आया है, कॉस्ट टू एसेट्स 2.12%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.25%। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर के साथ इंडिया में आरबीआई के अकॉर्डिंग 10.5% का रखना होता है हर एक बैंक को, इसने 20.05%, काफी अच्छी हेल्दी बनी हुई है। सीएटी 8%, 15.8% 81 का इन्होंने रखा हुआ है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोविजनल कवरेज रेशियो उन्होंने 17% हेल्दी बना के रखा है। नेट एनपीए 1.08%, काफी इंप्रूवमेंट आई है। अगर हम सब्सिडरीज की बात करते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज की ग्रोथ है 59% की ग्रोथ आई है बैक पे, एंड एक्सिस एएमसी का बात है, ये म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो 60% की ग्रोथ आई है, एक्सिस फाइनेंस में 18.5% की ग्रोथ आई हुई है। नेक्स्ट अब इसके फाइनेंशियल के और आते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ग्रोथ, हेल्दी ग्रोथ, डिपॉजिट में 18% ईयर ऑन ईयर, एडवांस में 10% ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 86% ईयर ऑन ईयर, प्रोविजन डाउन हुई है 60% ईयर ऑन ईयर। इस टाइप से अच्छी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है इस क्वार्टर में। अब हम इसके बात करेंगे कासा, किस तरह से कासा में ट्रेंड बना हुआ है। अब देखिए 2018 मार्च से लेकर एवरी क्वार्टर किस टाइप से इसके कासा में इंप्रूवमेंट आई है। 13%, देन 15% डिप आई, 13, 11 वहां पर डिप आ गई थी, देन फिर से उन्होंने गेन किया है 12%, फिर उन्होंने डिप किया है, तो और अभी ये डिप डाउन हो रही है बिल्कुल, बट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो 13% से लेकर अभी 21% पे आ गई है। तो ये लॉन्ग टर्म पे इसका जो ग्राफ है काफी ऊंचा बनता जा रहा है। एक ऐसी बैंक है जो एक काफी जगह, अच्छी जगह पे वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल मिल रही है आपको, आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट जो लायबिलिटी पार्ट होता है, लायबिलिटी पार्ट में कासा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसने कासा में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई हुई है। कासा में इंप्रूवमेंट होने की वजह से इसकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में
डिक्लाइनिंग आई है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में अगर डिक्लाइन हो जाती है तो इवन आपका नेट इंटरेस्ट जो इनकम है उस पर इंप्रूवमेंट आती है, जो उसका मेन इनकम होता है कोई भी बैंक का। आप देख सकते हैं किस तरह से इस पे डिक्लाइनिंग आई हुई है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में। 4.37% अब Q2 21 में थी, जो 4.09%, 3.90%, 3.78, अभी 3.69% पे ये है। अब इसके सब्सिडरीज, हम इसके बहुत सारे सब्सिडरीज को जानते हैं, जैसे कि एक्सिस सिक्योरिटी हो गई, एक्सिस फाइनेंस है, एंड एक्सिस की एसेट मैनेजमेंट जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, साथ में एक्सिस का शेयर आप देख सकते हैं मैक्स लाइफ में भी है, ठीक है। 18% ऑलमोस्ट शेयर उन्होंने परचेज किया हुआ है। तो इसमें से सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सारे ओवरऑल सेक्टर सेगमेंट में आए हुए हैं, बट मैंने इसमें दिखाया है आपको एक्सिस एएमसी में 57% का सीएजीआर, 82% ईयर ऑन ईयर के इसके और ईओ में उछाल आया हुआ है। मैंने आपको 5 टॉप कंपनी जो मुझे पसंद है वो मैंने आपको दिखा दिया कि इसके सारे डिटेल्स में बता दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिसकी में काफी ज्यादा डाउनफॉल आ गई है। उसमें से 12, उधर 5, यहाँ पर 12, टोटल 17 कंपनीज इस लिस्ट में है, आप देख सकते हैं, जिसमें काफी डाउनफॉल आई है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इसमें 31% की डिप आई है। इंडसइंड बैंक, इसमें 28% की डिप आई है। रूट मोबाइल, जिसको आप हमेशा ऐड करना चाहते हैं और ऊपर चल जाता था, 25% की डिप आई है। एससीएल टेक्नोलॉजी 20% की डिप आई है। आईसीआईसीआई बैंक 17% की डिप आई है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 15% की डिप आई है। टाटा मोटर्स 15% की डिप आई है। एचडीएफसी बैंक 15% की डिप आई है। एचडीएफसी लाइफ 15% की डिप आई है। टाइटन 15% की डिप आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 13% की डिप आई है। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज 13% की डिप आई है। वीडियोस को आगे बढ़ाने के लिए आपको अभी एक रिक्वेस्ट मेरे पास है, यह है कि अभी आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी नॉलेज बढ़ाएं, खुद का भी नॉलेज बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।